नमस्कार, मैं तुलसीराम एस के बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बच्चे टेरिटोरियल आर्मी टीए की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारा एस के बुक्स है वह ये जो गाइड है टेरिटोरियल आर्मी के लिए, ये गाइड तथा अभ्यास पेपर सेट है जो टेरिटोरियल आर्मी के लिए बनाया गया है। तो ये आप दोनों ही बुक गाइड तथा पेपर सेट आप अवश्य पढ़ें एग्जाम में सफलता पाने के लिए। देखिए, इस गाइड में एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्ट शामिल हैं और ये जो पेपर सेट है इसमें कुल 50 पेपर्स दे रखे हैं जिनका आप अभ्यास करके आपको ये पता चल जाएगा कि आपके अंदर कितनी कमी है, कौन सा सब्जेक्ट आपका कमज़ोर है, और इससे ये भी पता चल जाएगा आप पेपर कितनी देर में कर रहे हो, कैसे कर रहे हो और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम एक प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं जिस प्रैक्टिस पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख लेते हैं सामान्य ज्ञान का पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कारगिल युद्ध के समय भारतीय सेना के जनरल कौन थे? वीपी मलिक, एन.सी. विज, ए.एन. राय, ओ.पी. मल्होत्रा। ये चार आपके ऑप्शन में हैं, तो आपका उत्तर है वीपी मलिक। कारगिल का जो युद्ध है ये मई जून जुलाई यानी मई से जुलाई तक 1999 में लड़ा गया था और उस समय भारतीय सेना के जनरल वीपी मलिक थे और भारत के प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तो आपका उत्तर है वीपी मलिक। आगे देखिए, 1913 में बनी पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्देशक कौन था? डी डाबके, दादा साहेब फाल्के, पृथ्वीराज कपूर, अशोक कुमार। ये चार आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपका उत्तर है दादा साहेब फाल्के। 1913 में ये भारतीय फिल्म रिलीज हुई थी राजा हरिश्चंद्र। ये पहली भारतीय मूक फिल्म थी, जबकि बोलती हुई पहली भारतीय फिल्म है वह आलम आरा थी। कौन सी? आलम आरा। आलम आरा जो 1931 में रिलीज हुई थी। तो पहली भारतीय फिल्म है वह राजा हरिश्चंद्र है जो मूक फिल्म थी, और पहली बोलती हुई फिल्म है आलम आरा जो 1931 में रिलीज हुई थी। सबसे पहले दादा साहेब फाल्के हैं, इन्होंने ही फिल्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिनके ऊपर भारत सरकार के द्वारा फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है इन्हीं के नाम पर, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आगे देखिए, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? रोम, जापान, इजिप्ट, फिनलैंड। तो आपका उत्तर है इजिप्ट। इजिप्ट है ये मिस्र का ही इंग्लिश में नाम है, अंग्रेजी में नाम है, तो मिस्र को कहा जाता है इजिप्ट अंग्रेजी में। तो मिस्र को ही नील नदी का वरदान कहा जाता है। और इस इजिप्ट की मिस्र की राजधानी है वह काहिरा है। कौन सी है? काहिरा। और ये जो नील नदी है ये विश्व की सबसे लंबी नदी कहलाती है, यानी सबसे लंबी नदी है विश्व की नील नदी। रोम है इसकी ये इटली की राजधानी है। किसकी राजधानी है? इटली की। और जापान की राजधानी है टोक्यो। फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। आगे देखिए, भारतीय मानक समय सन में आरंभ हुआ 1857, 1901, 1947, 1906। ये आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, तो आपका उत्तर है 1906। 1906 में इलाहाबाद से गुजरने वाली 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये समय निश्चित किया गया है, और जो इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर है वहाँ से ये रेखा गुजरती है, तो वहीं से ये मानक समय है भारत का, ये निश्चित किया गया था 1906 में। तो आपका उत्तर है 1906।
और भारत का जो मानक समय है ये ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटा आगे है। पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को कहते हैं शिलालेख, विवरण, पोस्ट इंस्क्रिप्शन, सब इंस्क्रिप्शन। तो आपका उत्तर है शिलालेख। पत्थर, शिला, ईंट या लोहे पर लिखी जानकारी को शिलालेख कहते हैं। देखिए, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? टोक्यो, न्यूयॉर्क, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है टोक्यो। टोक्यो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर है और ये टोक्यो है, ये जापान की राजधानी है। किसकी राजधानी है? जापान की। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है वह चीन है और दूसरा स्थान भारत का है। जबकि UNFPA यानी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के द्वारा 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें सबसे जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भारत को व दूसरा देश चीन को बताया गया है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया है? पाटलिपुत्र, वैशाली, सारनाथ, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है सारनाथ। ये गौतम बुद्ध जी हैं, इन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद सबसे पहले जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था और ये सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। पाटलिपुत्र है, ये वर्तमान पटना का ही पुराना नाम है पाटलिपुत्र। वैशाली है, ये बिहार में, यहाँ पर वैशाली के निकट कुंडल ग्राम में महावीर स्वामी जैन का जन्म हुआ था। और देखिए, ये जो गौतम बुद्ध जी हैं, इन्होंने जो प्रथम पहला धर्मोपदेश दिया है उस घटना को किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्कर परिवर्तन। धर्म चक्कर परिवर्तन, चक्कर परिवर्तन। पहला जो उपदेश दिया है इस घटना को धर्म चक्कर परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? लोकमान्य तिलक, गोखले, महात्मा गांधी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक जी हैं, इन्होंने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। लोकमान्य तिलक जी ने 2 प्रमुख समाचार पत्र भी निकाले थे। पहला केसरी। केसरी है, ये मराठी भाषा में है, मराठी भाषा में। दूसरा था जो प्रमुख समाचार पत्र वह था मराठा, और ये मराठा था, ये अंग्रेजी भाषा में था। किस भाषा में था? अंग्रेजी। आगे देखिए, डोकलाम स्थान कहाँ पर स्थित है? भूटान में, चीन में, भारत में, पाकिस्तान में। तो आपका उत्तर है भूटान। ये डोकलाम स्थान है, ये भूटान में स्थित है और यहाँ पर ये डोकलाम है, यहाँ पर 3 देशों की सीमाएं लगती हैं। किसकी? भूटान, भारत व चीन। इन 3 देशों की ही सीमा भूटान से लगती है। आगे देखिए, गेटवे ऑफ इंडिया स्थित है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। तो आपका उत्तर है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया है, ये मुंबई में स्थित है। और इंडिया गेट अगर पूछ लेते कि इंडिया गेट कहाँ स्थित है, तो इंडिया गेट है वह दिल्ली में स्थित है। और चेन्नई में जो फेमस जगह है यहाँ पर वह कौन सा किला है? फोर्ट सेंट जॉर्ज का किला है। और कोलकाता में जो फेमस जगह है वह विक्टोरिया मेमोरियल है। अगर विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है ये पूछ लें तो आपका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। आगे देखिए, जीएसटी में
टी शब्द का अर्थ क्या है? टाइम, टारगेट, टैक्स, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो यहां पूछा गया है कि जीएसटी में इस टी का क्या अर्थ है? टी का अर्थ है टैक्स, तो आपका उत्तर है टैक्स। आगे देखिए, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो आपका उत्तर है उत्तर प्रदेश। ये जो नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर यहाँ पूछ लें कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन कौन सा है, तो वह है तारापुर। कौन सा है? प्रथम तारापुर। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में स्थित है तारापुर। और तारापुर में भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थित है। आगे देखिए बिहार की राजधानी है वह पटना है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, मध्य प्रदेश की राजधानी अगर पूछ लें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। आगे देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, पैसिफिक महासागर, भारतीय महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रमुख जो 5 महासागर हैं उनमें सबसे बड़ा महासागर है पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर। और विश्व का ये सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है, अगर पूछ ले एग्जाम में कि विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा या सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तब भी आपका उत्तर होगा पैसिफिक प्रशांत महासागर। अगर पूछ लें कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो सबसे जो छोटा है वह आर्कटिक महासागर है। ये बड़ा है और छोटा पूछ लें तो वह है आर्कटिक महासागर। आगे देखिए, रियर एडमिरल पद किस सेना के किस अंग में है? थल सेना, सीमा सुरक्षा बल, वायुसेना, जल सेना। तो आपका उत्तर है जल सेना। देखिए, थल सेना, वायुसेना, जल सेना। ये जो रियर एडमिरल पद है, रैंक है, ये जल सेना में तो रियर एडमिरल है, लेकिन वायुसेना में इसी रैंक का अधिकारी जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एयर वॉइस मार्शल। एयर वॉइस मार्शल। और इसी रैंक में अगर पूछ ले थल सेना में कौन सी रैंक है, इन्हीं की समकक्ष जो रैंक है तो वह है मेजर जनरल। मेजर जनरल। अगर पूछ लें सर्वोच्च पद, तो सर्वोच्च पद जो थल सेना में होता है वह होता है जनरल। वायुसेना में होता है एयर चीफ मार्शल। एयर चीफ मार्शल। और जल सेना में होता है एडमिरल। आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई, महाबलीपुरम, रामेश्वरम, गुवाहाटी। तो आपका उत्तर है मदुरई।
और ये मदुरई कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु। तो आपका उत्तर है मदुरई। क्वेश्चन नंबर 16, पानी में डाला हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है? ये सब अपने को पता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि अपवर्तित किरण है ना, उस सिक्के की वास्तविक स्थिति से ऊपर उठी हुई अपने को प्रतीत होती है, इस कारण अपने को जो सिक्का भी है ना वो ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। तो उसका कौन सा ऑप्शन आ गया? प्रकाश का अपवर्तन के कारण अपने को ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, निम्न में से बायोगैस के मुख्य घटक है। तो अपन जानते हैं बायोगैस को अपन गोबर गैस भी बोलते हैं। तो गोबर गैस के मुख्य घटक होते हैं मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो देख लो मीथेन है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसमें भी मुख्य घटक की अपन बात करते हैं तो 55 से 60% मीथेन होती है और यहाँ पे 35 से 40% आपके CO2 होती है, बाकी अदर एक आधी % दूसरी गैसें उसमें होती है। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ दिखाई बोल रहा है आपको, पहाड़ों पर चढ़ते समय वायु का दबाव, जब अपन पहाड़ पे चढ़ते हैं तो उस समय वायु का दबाव बढ़ता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है या सभी? तो सभी कभी नहीं होगी, अपरिवर्तित भी कभी नहीं होगा, कम हो जाता है। क्योंकि देखो जब भी पर्वतारोही अपन मान लो अपन पर्वत पे चढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या होती है, ऑक्सीजन क्या है दबाव डालना कम कर देती है। तो उससे क्या होगा, उसमें वायु का दबाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि अगर ऑक्सीजन दबाव डालेगी तभी तो अपन देखते हैं ना पहाड़ पे चढ़ते हैं, ये चढ़ते तो कान में थोड़ा मतलब यूं भारी भारी सा हो जाता है। और पर्वतारोही जो होते हैं ना, जो पर्वत पे चढ़ते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उससे वायु दबाव डालना कम कर देती है, तो वहां पे वायु का दबाव कम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट 19 नंबर, किस धातु को जीवन रक्षक धातु कहा जाता है? जीवन रक्षक से अपना क्या मतलब है? जीवन को रक्षा प्रदान करने वाली धातु। ठीक है, तो वो होती है आपकी रेडियम। रेडियम क्या करती है? रेडियम का उपयोग, इसका परमाणु क्रमांक होता है 88। इसको क्या करते हैं, दवाइयों में अपन यूज करते हैं। रेडियम से निकलने वाली गैस जो रेडोन गैस है ना, वो कैंसर के उपचार के लिए भी फायदेमंद है, लाभप्रद है, उससे अपन कैंसर का भी उपचार करते हैं और दवाइयों में, इस वजह से इसको क्या कहते हैं अपन, जीवन रक्षक धातु कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, एक मोल में कितने कण होते हैं? एक मोल में कणों की संख्या का मतलब होता है आवागाद्रो संख्या। ठीक है, तो आवागाद्रो संख्या इनमें से कौन सी है? 6.022 या फिर 23 इंटू 10 की पावर 23, ये होती है एक मोल। तो एक मोल में इतने कण होते हैं। ठीक है, तो ये तो मैथ्स वाला है, तो ये तो खाली याद करने की चीज़ है, इसमें कोई समझने की चीज़ नहीं है। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन, प्रोटॉन का आवेश है। अब अपने को प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन पे आवेश की अपन बात करते हैं। तो प्रोटॉन, किसी कण में प्रोटॉन का आवेश और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, आपस में विपरीत होता है। तो प्रोटॉन पे आवेश हमेशा होता है धनात्मक, इसके साथ साथ में इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ऋणात्मक, और अगर आप न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो वो होता है उदासीन। तो प्रोटॉन पे होता है आवेश प्लस, है ना, धनात्मक होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये होता है प्रोटॉन पे आवेश। इलेक्ट्रॉन पे ये तो प्लस होगा, इलेक्ट्रॉन पे जस्ट उल्टा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, ये अपन बात करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ, यदि एम्पिरिकल सूत्र CH2 है तो यौगिक क्या होगा? तो यौगिक अपने को बताना है, यौगिक क्या होगा। यौगिक 3 टाइप से हो सकता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अगर सिंगल बंद है तो एल्केन होता है, डबल बंद है तो एल्कीन होता है, और ट्रिपल बंद है तो एल्काइन होता है। तो यहाँ पे अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि डबल बंद है ना, तो एल्कीन अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 23 में आपको दिया हुआ है, पौधों में पाया जाने वाला जाइलम निम्न कार्य के लिए जिम्मेदार है। पौधों में जाइलम का क्या प्रकार, एक तो होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम। ठीक है, फ्लोएम का अलग कार्य होता है, जाइलम का अलग कार्य। जाइलम का कार्य पानी के परिवहन के लिए, बिल्कुल पानी के परिवहन के लिए जाइलम क्या करता है, जैसे आप ध्यान रखेंगे जल का। ठीक है, तो जल से मतलब पानी के परिवहन के लिए जाइलम का उपयोग होता है। एक होता है फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम क्या करेगा, ये पानी का करेगा, तो फ्लोएम आपके पास आहार जो भोजन है ना, भोजन को फ्लोएम करेगा। ये जैसे जल ध्यान रखेंगे तो जाइलम का कार्य जल के परिवहन के लिए होता है। ठीक है, 24 में आपको दिया हुआ है,
आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है? अब देखो आहार श्रृंखला की शुरुआत के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए अपने पास? सबसे पहले हरे पौधे जो क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा प्राप्त करके अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो सबसे पहले चाहिए हरे पौधे, ठीक है, उत्पादक जिसको अपन बोलते हैं। तो उत्पादक का काम कौन करते हैं? हरे पौधे, ठीक है। फिर उपभोक्ता, फिर ऐसे मतलब जो श्रृंखला बनती है ना, उसमें सबसे पहले आहार श्रृंखला की शुरुआत होती है हरे पौधे से, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन 25 में आपको ये संरचना दी हुई है बेंजीन, इसके ऊपर NH2 लगा हुआ है, का सही रासायनिक नाम है। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? एनिलीन, ठीक है। एनिलीन होता है टोलिन बेंजीन, बेंजीन तो होता है अकेला होता है, NH2 आपके यहाँ पे लगा हुआ है एक बॉन्ड, तो यहाँ पे एनिलीन इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। 26 में आपको दिया हुआ है निम्न में से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होती है? डायरेक्टली रुधिर में मतलब नलिका विहीन नलियां होती है, डायरेक्ट रुधिर में अपना स्राव करती है, ठीक है। तो पिट्यूटरी मतलब पीयूष ग्रंथि होती है, एड्रिनल भी होती है, थायराइड भी होती है, पेंक्रियाज ये कोई ग्रंथि नहीं होती, ये अग्नाशय है, ठीक है। पेंक्रियाज अग्नाशय इसको बोलते हैं अपन, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो आप इसका ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो आपका पेंक्रियाज मतलब अग्नाशय हो गया, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं 27 में आपको दिया हुआ है सफेद रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? अब देखो ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये होती है। आरबीसी का अलग काम होता है, यहाँ पूछा है सफेद रक्त कणिकाओं का कार्य। तो सफेद रक्त कणिकाएं, इसका काम होता है संक्रमण का मुकाबला करना, मतलब शरीर को जो संक्रमण का मुकाबला है ना, वो रक्त कणिकाएं करती है। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाती है तो ब्लड कैंसर होने का खतरा रहता है। इस वजह से क्या होता है, अगर संक्रमण से मुकाबला करना है तो ये, और ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है, ठीक है। तो आप देखेंगे संक्रमण का मुकाबला। नेक्स्ट 28 में आपको क्या दिया हुआ है? निम्न में से किसे शक्ति का भंडार कहा जाता है? अब आपको पता है पावर हाउस क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है? ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? अपने कोशिकाओं का अंग होता है, और इसमें क्या होता है? ये कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है, अपने शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस वजह से इसको अपन पावर हाउस कहते हैं, शक्ति ग्रह, ठीक है। तो इसमें अपना ऑप्शन हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट की बात करते हैं अपन एलपीजी का पूरा नाम। एलपीजी का पूरा नाम आपने को पता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, ये ध्यान रखेंगे, एलपीजी। एक होता है सीएनजी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां से अपना ऑप्शन ए। नेक्स्ट की बात करते हैं 30 नंबर, दमा शरीर के किस भाग से संबंधित रोग है? दमा क्या है? श्वसन तंत्र होता है ना, उससे संबंधित रोग है। इसमें क्या होता है? फेफड़े और उसमें श्वास नली में संकुचन एक टाइप का हो जाता है, उससे क्या करता है? ये सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये क्या है? श्वसन तंत्र किस भाग से संबंधित है, मतलब दमा क्या हो जाएगा? श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। 31 में क्या कह रहा है कि 18,769 का वर्गमूल बताना है। अब देखो इतना में पता, देखो अगर ऑप्शंस अगर देखोगे तो हमको हर सबकी इकाई स्थान क्या दिखेगा? हमको 7 दिखेगा। अब जब हम 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई स्थान क्या आता है? जब 7 का स्क्वायर करते हैं तो इकाई स्थान आता है हमारा 9, मतलब 49 आया, तो इकाई स्थान पे क्या आया हमारा? 9 आया, ठीक है। तो मतलब ये तो बात सही है कि 7 आएगा, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो या तो हम इसको जो जनरल मेथड है उससे करें कि हमारा 18,769 और जोड़ी बनाए और इसके हिसाब से पूरा प्रोसेस सॉल्व करें। एक तरीका क्या है, देखो आपको एक चीज़ दिख रही है कि हर नंबर आसपास अपने संख्याओं से दूर दूर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसको 150 कर, एक इसके पास में मेरा क्या 150 पता है मुझे, इसके पास क्या है 140, इसके पास क्या है 160 और इसके पास क्या है 130, ठीक है। मुझे ये पता है कि जो ये वर्गमूल होगा इनका अगर स्क्वायर करूँगा तो इनके स्क्वायर से कम आएगा, इनके वर्ग से कम आएगा। तो अगर 15 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है मेरा 225 और 1 0 तो 2 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका करूँगा तो क्या आएगा 196 2 0, इसको करा तो क्या आया 256 2 0 और यहाँ से आया 169 2 0। अब हमें ये पता चल गया कि जो भी हमारा ये दे रखा है क्वेश्चन में, जो उसने पूछा है वो मेरा इन संख्याओं से किसी से कम आना चाहिए। तो देखो इससे कम है, ठीक है, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है, मतलब 127 मतलब 130 के बाद आएगा, और मेरा क्या दे रखा है 196 मतलब इससे कम आएगा। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी,
ठीक है, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऑप्शन अपने आप सीधा जाएगा सी। मतलब 19,600 से कम आ रहा है और किससे ज़्यादा आ रहा है, 16,900 से ज़्यादा आ रहा है। तो 130 से लेकर 140 के बीच में वो कहीं आएगा, और वो दे रखा है मैंने अंक संख्या क्या दे रखी है, 137, ठीक है। तो 137 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 18,769, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। करना चाहो तो आप इससे भी कर सकते हो, पर इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सीधे सीधा ऑप्शन कहाँ से निकल जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। पहले हमने क्या देखा, इकाई स्थान, सबका इकाई स्थान सेम है, ठीक है। अगर इकाई स्थान सेम नहीं देखा होता तो हम कौन सा देखते, जिसका इकाई स्थान क्या होता, 7, ठीक है। कौन सा देखते, जिसका इकाई स्थान क्या होता, 7 होता, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है कि 1600 रुपये को 25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करें। तो मिश्र धन निकालने का क्या फॉर्मूला है, 1600 मूलधन, ठीक है। दर क्या है, 25 की है तो 125 बटे में क्या आ गया, 100, और कितने वर्ष के लिए रखा है, 3 वर्ष के लिए, तो पावर क्या आ गई, 3, ठीक है। ये आ जाएगा मेरे 25 से गया 5, ये मेरे 25 से आ गया 4, 1600 गुणा 125 बटे में क्या आ गया, 16 गुणा 4, ये लिख सकता हूँ मैं, ये मेरा क्या आ गया 100, ठीक है। ये मेरा आया 12,4 बटे में 4, यहाँ से सॉल्व करेंगे 3, 1, यहाँ से 1 बचा 2 और ये 5, तो मेरा मिश्रण कितना जाएगा, 3,125 रुपये, ठीक है। 3,125 रुपये किस पे, 1600 रुपये के चक्रवृद्धि, 1600 रुपये पे 25% का चक्रवृद्धि ब्याज होने पे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए। एक और तरीका देखते हैं, उसने मुझे ये चीज़ दिख गई, हमने यहाँ तक आए तो हमें ये चीज़ दिख रहा है कि अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। जब 5 का मेरे को स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर हो तो मेरे क्या आता है, 25 आता है, 5 का क्यूब हो तो मेरे क्या आता है, 125, 5 की पावर 4 हो तो क्या आएगा, 625। तो मेरे को अंत में हमेशा क्या दिख रहा है, 25 दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व करूंगा तो कहीं से भी आएगा 25 दिखाई दे रहा है। तो मुझे ऑप्शन क्या देखना, ऑप्शन ऐसा देखना जिसके अंत में मेरे को क्या दिख रहा है, 25 दिख रहा हो। देखो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, ठीक है ना, ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, और एक ही 25 मुझे यहाँ दिख रहा है, वो ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन ए में, ठीक है। तो जब आप ये ट्रिक्स आपको कैसे पता चलती है, जब आप क्वेश्चन करते रहते हो तो आपको चीज़ें अपने आप पता चलती रहेगी। वर्गमूल वाला चैप्टर हमने अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो आपको ये चीज़ें, ये तो कैलकुलेशन वाला पार्ट है हमारा, कहाँ से, चक्रवृद्धि ब्याज से। उसके बाद जो हमने ये चीज़ करी है वो कहाँ से करी है, वर्गमूल के जो कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आपको वो चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी और समझने में आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रखा है, देखो मेरे यहाँ देखो ये 2 संख्या समान है और यहाँ पे भी 2 संख्या समान है, और नीचे इन दोनों संख्याओं का अंतर दे रखा है। मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ ये मेरा a है और ये मान लेता हूँ मेरा b है। तो ये क्या लिखा हुआ है, a स्क्वायर, ठीक है ना, a स्क्वायर, a इंटू ए तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में क्या लिखा है, a माइनस बी। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी बटे में a माइनस बी। तो ये कैंसिल आउट हो गया, बचा कितना मेरा, a प्लस बी। अब a मैंने क्या लिया था, 0.825 और b क्या लिया था मैंने, 0.175, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो मेरा क्या आएगा, उत्तर 1, उत्तर क्या आएगा 1, ठीक है। तो सही उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन डी। क्लियर है बात, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a माइनस बी, तो a माइनस बी माइनस कट गया, बचा गया a प्लस बी, ठीक है। आइडेंटिटी लगाई हमारा, एलजेब्रा की जो आइडेंटिटी होती है कहाँ से है हमारा, एलजेब्रा से, उसकी आइडेंटिटी लगाई हमने, ठीक है। कि जब हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वो क्या होता है, a प्लस बी गुणा में a माइनस बी, ठीक है। ये हमने आइडेंटिटी यहाँ पे लगाई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34, 1 से लेकर 100 तक के प्राकृतिक संख्याओं का मध्य क्या होगा, मध्य क्या होगा, 1 से लेकर 100 तक मध्य निकालना है। तो 1 पहली संख्या प्लस आखिरी संख्या बटे में 2, ये क्या जाएगा 101
बटे में 2 क्या आ जाएगा 50.5। ठीक है, उत्तर क्या आ जाएगा 50.5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे। एक गोला जिसकी त्रिज्या दे रखी है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो उसका आयतन क्या होगा? देखो आयतन, हमारा गोले का आयतन क्या निकलता है 4/3। पाई क्या दे रखा है हमें? इस बार पाई लिखना है, उसने दे रखा क्या है 3.14, तो 3.14 और त्रिज्या क्या दे रखी है 4 r²। फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई r³ r⁻3, तो आ जाएगा 4.2 गुणा 4.2 गुणा 4.2। ठीक है, 3 से घटाइए क्या हो गया मेरा 1.4। ठीक है, इसको करेंगे 4 चौक 16, 1 4 एकम 4 और 5 4 तिया 12। ठीक है, 12.56 गुणा में 1.4 गुणा में 4.2 गुणा में 4.2, इनका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा मेरा 1764। ठीक है, 1764। ये क्या है मेरा 1256 गुणा में 1.4 गुणा में 1764। ठीक है, अब ये हमारा कैलकुलेशन है। अब इसको हम देखो क्या करेंगे, ये पॉइंट से बहुत ज़्यादा है, हम इसको लगाएंगे अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अप्रॉक्स करना सीखेंगे इसको कि अगर आसपास कैसे करें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12.5। ठीक है, और इसको लिख लेता हूँ मैं 1.4 और ये लिख लेता हूँ मैं 17.6। 14 पंजे 70, 7 कैरी, 14 दूनी 28, 28 और 7 35, तो 3 कैरी, 14 एकम 14, 14 और 3 17। ठीक है, कितने दशमलव, तो 17.7 इंटू 17.6। ठीक है, कितना है 17.5 गुणा 17.6। मैं एक बार के लिए मान लेता हूँ, देखो मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन किया है, तो इसको मैं मान लेता हूँ 17.6 गुणा में 17.6, मतलब इसके आसपास ही जो आएगी मेरी संख्या आएगी, इसके आसपास ही आएगी। स्क्वायर निकालेंगे 17.6 17.6 6 36, 17 289, 17 से 102 और 102, तो क्या आ गया 204, तो यह 204, तो 6 7 9 10 और 1 3, और तो मेरा उत्तर लगभग क्या आ रहा है 309.76। किससे? जब मैंने अप्रॉक्सीमेट किया तो उत्तर मेरे इसके आसपास आएगा, तो इसके आसपास मेरा उत्तर कौन सा दिख रहा है सबसे आसपास? ऑप्शन बी 310.18। ठीक है, क्लियर है, तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन बी 310.18। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा कहाँ पे आता है? जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसमें अप्रॉक्सीमेशन जब करते हैं, ये वो वाला पार्ट है। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो आप सीधे सीधे सबको गुणा करो, इसमें क्या होगा आपका टाइम लगेगा। वहीं हमने क्या करा, इसको सीधे सीधे थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट किया और चीज़ों को हमने उत्तर उसके आसपास लिया है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेशन की 2 कंडीशन होती हैं, एक तो आपको पता हो कि अप्रॉक्सीमेशन कैसे करना है, कि अगर मान लीजिए यहाँ पे उत्तर मेरा यहाँ कहीं 300 ऐसे कुछ आता था 5 के राउंड, ठीक है, तो 300 और 310 के आसपास है, तो आपने वैल्यू बढ़ाई है या घटाई है वो आपको पता होना चाहिए। कि अगर हमने वैल्यू बढ़ाई है तो मतलब हमने उत्तर उससे ज़्यादा लिया है तो उससे उत्तर कम आएगा, अगर आपने वैल्यू कम की है तो उत्तर उससे ज़्यादा आएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, दूसरी बात, आपकी जो ऑप्शंस होने चाहिए वो थोड़े दूर दूर होने चाहिए। ऐसा ना हो कि 310 देगा तो 311 उत्तर में हो और 312 भी उत्तर में हो, ठीक है, और 309 भी हो। अगर ये ऑप्शन है, कंडीशन है, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेशन नहीं चलेगा, वहाँ पे हमको सब कुछ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास गुंजाइश थी क्योंकि ऑप्शन जो थे वो थोड़े दूर दूर थे, तो हमने क्या लगाया, अप्रोक्सीमेशन लगाया। ठीक है, और ये सब पार्ट आता है आपकी जब कैलकुलेशन करते हो तो ये वहाँ अपने आप सीखते जाते हो। ठीक है, कि जितनी आपकी हार्ड कैलकुलेशन होगी आप उसी में अप्रोक्सीमेशन लगाना सीखते हो और वहाँ से हम उत्तर निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया तो 309.76 आया और वो किसके करीब है, 310 के करीब। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 27 किस संख्या का 3.6% है? या क्या कह रहा है कि x का 3.6% क्या है, 27 है। ठीक है, तो x गुणा में 3.6 बटे में 100 बराबर 27। दशमलव हटाए तो नीचे 0 आ गया, 9 से गया 3, 9 से गया 4,
4 से क्या ये आ गया 25 और ये 2.5, ठीक है 250। तो x हमारा आ गया 250 गुणा में 3, क्या आ गया 750। तो 750 का 3.6% क्या है 27। तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक शंकु का आयतन का सूत्र क्या होगा, सीधा सीधा पूछा है। ऑप्शन कौन सा जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हमारा शंकु होता है, ठीक है, ये हमारी त्रिज्या, ये उसकी ऊंचाई और ये इसकी त्रिज्यक ऊंचाई, ठीक है। तो आयतन निकालते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ऑप्शन बी और सी की बात करें तो ये कुछ भी नहीं होते, ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन ए के लिए बात करें तो ये किसके लिए होता है, गोला के लिए। किसके लिए होता है, गोला के लिए, ठीक है। तो शंकु का उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन डी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये फॉर्मूला को सीधे सीधे याद करने होते हैं, गोला का हुआ, शंकु का हुआ, बेलन का हुआ, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है कि 182 को 3, 5, 4, 1 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया है, तो न्यूनतम भाग क्या होगा। तो न्यूनतम हमारा क्या यहाँ पे दिख रहा है 1 है, तो 1 कितने भाग है 3 और 5 8, 8 4 12, 12 और 1 13, ठीक है। और 13 भाग किसके हैं 182 के। तो मतलब सीधा सीधा क्या कह रहा है 182 बटे में 13, 13 एकम 13, ठीक है। यहाँ से कितना बचा हमारा 5, 5 और 2 13 चौक 52, तो 13 चौक 52। तो सबसे न्यूनतम हिस्सा हमारा क्या है 14। उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। या मैं एक सीधा सीधा कह दूं कि जो एक हिस्सा है वो मेरा 14 के बराबर है और बाकी हमारे 13 हिस्सा किसके बराबर है 182 के, ठीक है। और उसने हमारा सबसे छोटा भाग भी क्या है एक ही है, तो एक हमारा क्या आ गया 14 के बराबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों मध्यिकाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, इसकी मध्यिका, इसकी मध्यिका और इसकी मध्यिका, ठीक है। ए बी और सी, इन तीनों की जो मध्यिकाएं हैं ए बी, बी सी और सी ए की, वो कहीं पे मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं केंद्रक, ठीक है। क्या कहते हैं केंद्रक। या इंग्लिश में कहें सेंट्रॉइड। और किससे डिनोट करते हैं, किससे दर्शाते हैं जी से। किससे दर्शाता है जी से। वहीं अगर ऑप्शन की बात करें तो उत्तर क्या जाएगा हमारा ऑप्शन ए, मध्यिका उसने दे ही रखा है। मध्यिका तो हमारी क्या होती है दूर भुजाओं के बराबर होती है कि हमारे बी से हमने ए और सी के बीच में कहीं वो पढ़ा, तो जैसे मान लीजिए बी और यहाँ पे तो क्या जाएगा ई, तो बी हमारी एक मध्यिका है, ए एफ हमारे कोई मध्यिका है और सी जी हमारी सी एच हमारी कोई मध्यिका है, ठीक है। और वो कहीं पे मिलती है तीनों मध्यिकाएं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं केंद्रक, ठीक है। शीर्ष हमारे क्या होगा ए बी और सी, शीर्ष हमारे क्या होगा ए बी और सी। तो उत्तर क्या आएगा हमारा इसके लिए ऑप्शन ए केंद्रक, ठीक है। आगे देखेंगे। एक घन की एक भुजा 1 मीटर की है तो उसका आयतन क्या होगा। देखो अब ऑप्शन देखेंगे एक बार। ऑप्शन में क्या देखो, एक बार 1 मीटर के लिए दे रखा है, एक बार किलोमीटर के लिए दे रखा है और एक बार सेंटीमीटर के लिए दे रखा है, ठीक है। तो हम तीनों के लिए चेक करेंगे। तो हमारी भुजा है ए, वो किसके बराबर है 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। तो या मैं कह सकता हूँ 100 सेंटीमीटर कह सकता हूँ, ठीक है ना 100 सेंटीमीटर। या मैं कह सकता हूँ कि 0.001, क्योंकि हजार मीटर हमारे किसके बराबर होता है 1 किलोमीटर के, ठीक है। तो 1 मीटर हमारे किसके बराबर आएगा, या तो 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है, या 0.001, ठीक है। तो या तो इसको हम क्या लिख देते हैं 10⁻³ 10⁻³ किलोमीटर, ठीक है। तो हमारी भुजा आ गई, भुजा हमारी तीनों में आ गई, मीटर में आ गई, सेंटीमीटर में आ गई और किस में आ गई हमारी किलोमीटर में, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है a का क्यूब। तो अगर मीटर में कहें तो a का क्यूब क्या होगा 1 का पावर 3, तो यह आ जाएगा हमारा 1 मीटर क्यूब।
इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10 की पावर 0, किसी की भी पावर हमारी क्या हो 0 हो वो क्या उत्तर होता है 1, तो ये आ जाएगा 10 की पावर 0 मीटर क्यूब। तो ऑप्शन मेरा ए सही है। ठीक है, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 100 सेंटीमीटर तो 100 का क्यूब, ठीक है, और सेंटीमीटर का क्यूब, ये क्या लिखा है 10 की पावर 2 की पावर 3, तो ये आ गया 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। क्या मेरा ऑप्शन बी आ रहा है? सही, ये भी आ रहा है 10 की पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी सही है। ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं किलोमीटर के लिए, 10 की पावर -3 की पावर 3, तो ये क्या आ जाएगा 10 की पावर -9, ठीक है, किलोमीटर क्यूब, तो ये भी आ रहा है 10 की पावर -9 घन किलोमीटर, तो ऑप्शन सी भी सही है। तो मेरे ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, तो उत्तर क्या आ जाएगा मेरा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ठीक है, कई बार हम गलती क्या करते हैं, 1 मीटर दे रखा है, ए हमारा एक हो गया, तो ए को हम ए क्यूब क्या हो जाएगा हमारा 1 मीटर क्यूब, तो हमारा उत्तर क्या लगा के देंगे ए। ठीक है, पर हमने बी और सी चेक नहीं करा, ठीक है ना, हमने बी और सी क्या चेक नहीं करा, और हमारा उत्तर क्या हो जाएगा गलत। हमें बी और सी भी चेक करना है, क्यों, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे किलोमीटर है, हो सकता है ना भुजाएं जब चेंज करें तो उत्तर भी चेंज हो जाए, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी। ठीक है, उत्तर डी। चीज़ें देखो, क्वेश्चन कई बार वो आसान देता है, बस आपको चीज़ें ध्यान से पढ़नी है, आपको थोड़ी सी समझदारी दिखानी है, और शांति दिमाग से करोगे ना तो आपके उत्तर गलत नहीं होंगे। आपके करेगा एक उत्तर कई बार गलत क्यों हो जाता है, क्यों हम जल्दीबाजी में होते हो, ठीक है ना, तो हमको जल्दीबाजी नहीं दिखानी है। आगे करेंगे, क्या कह रहा है 41 नंबर में एक हमारा देखो ये दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, अब वो क्या कह रहा है कि इसके गुणनखंड बताओ। तो हमें गुणनखंड कैसे बताना है कि गुणा करने पे तो आया 30, 6 गुणा 5 30, और जोड़ने या घटाने पे आए 13, जोड़ने या घटाने पे क्या है 13, तो क्या होगा 10 और 3 क्या होगा 30, और जोड़ने या घटाने पे क्या जाएगा 13 जाएगा। तो इसको हम कह सकते हैं 6x² माइनस 3x माइनस 10, ठीक है, जोड़ने घटाने पे क्या आ गया 13 आ गया, और गुणा करने पे 30 आ ही रहा है, प्लस में 5। यहाँ से हमने क्या करा 3x कॉमन लिया, तो यहाँ पे आया 2x माइनस 1 माइनस, यहाँ से हमने क्या करा 5 कॉमन लिया, 2x माइनस 1, ठीक है ना। देखो इसको गुणा करेंगे तो -10, इन दोनों गुणा करेंगे तो प्लस में 5, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा ये दोनों कॉमन है, तो इन दोनों एक तरह कॉमन लिया तो 3x माइनस 5 और 2x माइनस 1, ठीक है, तो हमारे गुणनखंड यह है 3x माइनस 5 और 2x माइनस 1, तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, अगर आपको ये चीज़ नहीं आ रही तो आप उससे पहले सबसे आसान चीज़ क्या करा करो, जब भी ऑप्शन में ऐसे दे रखा है तो जो हमारे कांस्टेंट वैल्यू होती है इनको गुणा करो सीधा सीधा एक दूसरे, तो 1 गुणा 5 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 1 गुणा 5 5 आ रहा है, यहाँ करोगे तो क्या आएगा 1 गुणा 3 3 आएगा, तो ये गलत हो गया, यहाँ गुणा करोगे तो क्या आएगा 5 आ रहा है, ये ठीक है, यहाँ गुणा करोगे तो ये क्या आ रहा है माइनस में 5, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया, तो हम ऑप्शन बी और ए ही रह जाते चेक करने के लिए। ठीक है, बाद में क्या करो x² को चेक कर लो, x² तो 2 × 3 6x², ये भी सही है, यहाँ पे भी करोगे 2 × x², ये भी 6 सही है, तो आपको क्या करता दोनों को पूरा फिर खोलना पड़ता, दोनों को हमको खोलना पड़ता, इसको भी एक्सपेंड करो इसको भी एक्सपेंड करो, ठीक है, तो आपको यहाँ टाइम जाता है, पर अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आपको 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। ठीक है, तो उत्तर क्या जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे, रूट के अंदर और उनका मान निकालना है, तो देखो यहीं करेंगे, यहीं खत्म करेंगे इसको। ये क्या है हमारा 13 का स्क्वायर, ठीक है, इसका रूट करेंगे तो 13 आएगा, तो 68 प्लस 13 ये क्या आ गया हमारा 81, ठीक है, ये रूट में अंदर है तो ये क्या हो जाएगा 9, तो 216 प्लस 9 क्या आएगा 225, ठीक है, ये भी रूट में तो ये क्या जाएगा हमारा 15, ठीक है, तो 129 प्लस 15 हमारा क्या हो जाएगा 144, और ये भी हमारे रूट में है, तो उत्तर क्या जाएगा 12, तो उत्तर हमारा क्या आएगा ऑप्शन बी 12। ठीक है, ऑप्शन बी 12 क्लियर है, 42 ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है एक वर्ग की भुजा 10% बढ़ा दी गई, सॉरी
10% से बढ़ा दी गई तो इसका क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। क्या करना है, 10% भुजा में, 10% दूसरी भुजा में और ओवरऑल में, ठीक है, बटे में 100। 10 + 10 20, 0 से 0, 0 से 0 तो ये बचा 1, ठीक है, तो ये जाएगा 21% की वृद्धि होगी किसमें, हमारे क्षेत्रफल में। तो उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है, 43 का ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, एक आकृति दे रखी है जिसमें ए बी क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है, तो हमें क्या बोल रखा है कि हमें ए बी की लंबाई बतानी है, हमें किसकी बतानी है, इसकी लंबाई बतानी है, ठीक है। तो देखो ये बटा ये और ये बटा ये, ठीक है, तो क्या करेंगे, पी ए बटे में ए बी, ये इस त्रिभुज के लिए हो गया, दूसरे त्रिभुज के लिए करेंगे तो पी क्यू बटे में क्यू आर, ठीक है। पी हमारा कितना है, 1 है, ए बी हमें निकालना है, पी क्यू हमें क्या दे रखा है, 1 + 3 4 और क्यू आर हमें क्या रखा है, 6 दे रखा है, 2 और 3, तो ए बी हमारा आ जाएगा 3/2 या कह लें 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, क्लियर है, उत्तर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 45, 816 किलोमीटर की एक यात्रा करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से 9 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। तो 2 ट्रेन दे रखी है, एक एक्सप्रेस है और एक राजधानी है, ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक राजधानी ट्रेन है। दूरी कितनी दे रखी है, 816 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस की तो 9 घंटे ज़्यादा ले रही है एक्सप्रेस ट्रेन राजधानी से, और राजधानी का मान लेते हैं कुछ भी, तो ये प्लस 9 घंटे ले रही है, ठीक है। यदि एक्सप्रेस ट्रेन की गति दुगनी कर दी जाए तो राजधानी की तुलना में वो 4 घंटे कम लेगी, अगर दुगनी कर दी जाएगी तो 4 घंटे कम लेगी, ये चीज़ हमें पता है। अब हमें एक कंसेप्ट पता है कि अगर दूरी हमारी फिक्स है, दूरी हमारी समान है हर केस में, तो हमारा जो समय और दूरी चाल का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो हमारी स्पीड हम क्या कहें, अगर जो हमारी स्पीड है एक्सप्रेस की, चाल कहें, ठीक है, एक्सप्रेस की, और किसकी हमारी इधर रखी है, एक्सप्रेस की। पहले हमें क्या है, अभी 1 है, ठीक है, पहले 1 थी, बाद में वो क्या हो गई, 2 गई, बाद में वो क्या हो गई, 2, ठीक है। तो अगर चाल ये है मेरा, तो समय के लिए क्या होगा, मेरे समय के लिए हो जाएगा, ठीक है, तो इसका विपरीत हो जाएगा 2 और 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 2 और 1। अब इन दोनों का अंतर क्या दे रखा है, इन दोनों का अंतर मेरा क्या है, 1 का, और वो 1 किसके बराबर है, 9 + 1 4 13, तो 1 किसके बराबर है, 13 के बराबर है। तो हमें 1 का अंतर किसके बराबर है, 13 के बराबर है, तो मतलब 1 का 13 है, तो 2 का क्या हो जाएगा 26, ठीक है। तो हमें 26 घंटे लग रहे हैं किसको, एक्सप्रेस को, 26 घंटे लग रहे हैं एक्सप्रेस को, 26 घंटे लग रहे हैं एक्सप्रेस को। अंतर ये समय का ना, तो चाल क्या हो जाएगी, उसका एक अनुपात चेंज हो जाएगा, तो 1 26 हो जाएगा। तो हमारे 26 लग रहा है एक्सप्रेस को, और हमारे राजधानी के लिए हम क्या बोल रहे हैं, हमें गति किसकी निकालनी है, राजधानी की। तो 26 एक्सप्रेस को, तो 9 घटा देंगे, उससे 9 ज़्यादा ले रहा है ना, तो 9 घटाएंगे तो ये कितना ले रहा है, 17 घंटे, ठीक है, ये कितना ले रहा है, 17 घंटे। तो उत्तर चाल निकाल लेंगे, तो चाल क्या आएगा हमारे यहाँ से, 816 बटे में 17, तो यह आ जाएगा 17 चौक 4 और ये और 48, तो उत्तर आ जाएगा हमारा 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए, ठीक है। एक बार वापस समझ लेते हैं, 816 किलोमीटर की यात्रा है, 2 ट्रेन है, एक्सप्रेस और राजधानी। जब मान लेते हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की पहले क्या चाल क्या है, 1 है, चाल क्या है 1 है, तो वो राजधानी से 9 घंटे ज़्यादा ले रही है, 9 घंटे ज़्यादा ले लिया, ठीक है। जब उसकी गति दुगनी कर दी गई, मतलब 1 थी तो 2 हमने कर दी, दुगनी कर दी गई, तो राजधानी के मुकाबले 4 घंटे कम ले रही है, 4 घंटे कम ले रही है। तो मतलब दोनों का अंतर क्या है, चाल है यहाँ पे, तो समय क्या हो जाएगा इसका विपरीत, 2 और 1, ठीक है ना, समय क्या हो जाएगा विपरीत 2 और 1। तो यहाँ से हमारा क्या जाएगा, तो इनका अंतर क्या है हमारा 1 का, और वो किसके बराबर है, इस समय के अंतर के बराबर, तो इनका अंतर कितना है 13 का, तो 1 हमारा 13 के बराबर है, 1 हमारा 13 के बराबर है, ठीक है। तो 2 हमारा किसके बराबर हो जाएगा 26 के बराबर, और 26 हमारा क्या है, ठीक है, चाल। तो हमारी 26 किसकी, एक्सप्रेस की चाल मान लेते हैं। तो 26 अगर एक्सप्रेस की चाल है,
तो हमारी राजधानी की चाल उससे 9 कम होगी, क्योंकि हमने क्या बोला है कि 9 घंटे कम ले रही है, ठीक है। तो 9 घंटे कम ले रही है तो 17 चाल हो जाएगी किसकी, राजधानी की। दूरी हमें दे रखी 816, चाल हमें पता है किसकी, राजधानी की। समय ले देगी 17 घंटे, ये कितना है 17 घंटे लिए उसने, तो 17 घंटे लिए तो चाल आ जाएगी हमारी 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन ए, ठीक है। उत्तर क्या जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 46, एक दिन सुबह रीता ने सूर्य की ओर चलना प्रारंभ किया। अब देखिए सुबह सूर्य की ओर मतलब सूर्य उदय की ओर, इसका मतलब वो कहाँ चल रही है, पूरब दिशा में जा रही है। कहाँ जा रही है वो, पूरब दिशा में जा रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि प्लस का साइन बनाएंगे, ये प्लस का साइन यहाँ से, और यहाँ से शुरू करती है कौन, रीता शुरू करती है। कौन शुरू करती है, रीता, ठीक है। और सूर्य उदय की ओर इधर पूरब में जाती है, ये पूरब में गई, ठीक है। अब कह रहे कुछ दूर चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ी, अपने बाईं ओर मुड़ेगी तो ऊपर की ओर, तो ये मुड़ गई बाईं ओर, ठीक है। फिर एक बार बाईं ओर मुड़ी, फिर एक बार और बाईं ओर मुड़ी, तो ये मुड़ गई बाईं ओर, ठीक है। फिर कुछ देर चलने के पश्चात फिर वह दाईं ओर मुड़ी, फिर दाईं ओर मुड़ी, तो ये दाईं ओर मुड़ गई, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब उसका मुंह, ठीक है, उसका मुंह अब किस दिशा की ओर है, तो इसका जो मुंह है, ये मुंह है, मुख, वह है उत्तर दिशा की ओर। कहाँ है, उत्तर दिशा की ओर। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। कहाँ है, सी आपका बिल्कुल सही है। इसको आप शॉर्टकट से कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिखेंगे रीता, रीता कहाँ जा रही है, पूरब की ओर। कहाँ जा रही है, पूरब की ओर। इस क्वेश्चन में कितने लेफ्ट राइट हैं ये देखें। पहले सबसे पहले लेफ्ट, फिर आगे वापस ये लेफ्ट, फिर ये क्या हो गया, राइट। अब क्या पूछ रहा है, रीता का मुंह। क्या पूछ रहा है, रीता का मुंह। अब आप सब जानते हो एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है, एक राइट से एक लेफ्ट कट गया, क्या शेष बचा, लेफ्ट। तो पूरब का जो लेफ्ट होता है वो हमेशा उत्तर होता है। पूरब का लेफ्ट क्या होगा भाई, ये पूरब है, पूरब का लेफ्ट क्या होगा, उत्तर होगा, ठीक है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आप इस प्रकार से आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं, इस बेसिक को भी आप हल नहीं कर पाए क्योंकि एग्जाम में आपको शॉर्टकट की आवश्यकता होगी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, श्रेणी को पूरा करें। इस श्रेणी को हमें पूरा करना है, ध्यान से देखिए। 0, 3, 8, 15, 24, डैश 48। अब ध्यान से देखें बेटा, जो आपका अंतर है 0 से 3 तक वो आप +2 कर रहे हो, 3 सॉरी कितना कर रहे हो, +3 कर रहे हो, ठीक है। अब 3 से 8 जा रहे हो तो +5 कर रहे हो, 8 से 15 जा रहे हो तो प्लस कितना कर रहे हो आप ध्यान रखिए, 7 कर रहे हो। फिर आपने प्लस कितना कर दिया, 9 कर दिया, ठीक है। +3 +5 +7 +9। अब देखिए 0 + 3 3, 3 + 5 8, 8 + 7 15, 15 + 9 24। अब देखिए 3 5 7 9, आप कितना प्लस कर दोगे दोस्तों, +11। +11 करने पे कितना हो गया, 24 और 11 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 35। और 35 से आगे जैसे ही आप +13 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 48। इस प्रकार आपने जो प्लस की कंडीशन चालू की वह आपसे आंसर जो प्राप्त हुआ 35। डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी आपका बिल्कुल सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 48, एक कूट भाषा में VRINJAL को LAJNIRB लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LADYFINGER को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखें बेटा, ये कह रहा है VRINJAL बराबर
LAJNIRB। तो देखिए ये जस्ट इसका उल्टा लिख रहा है। देखिए L L आ गया, A A आ गया, J J आ गया, N N आ गया, I I आ गया, R R आ गया और B B आ गया। तो इसने क्या लिखा है? उल्टा लिखा है। सारे क्रम क्या लिख दिए हैं? उल्टे। तो हम इसको भी हम उल्टे लिख देंगे। तो ध्यान से देखिए LADYFINGER, ठीक है। तो हम सबसे पहले R लेंगे, ये R आ गया, फिर E लेंगे, फिर G लेंगे, फिर N, फिर I, फिर Y, D, A, L, फिर ये हमारा आंसर बन गया। तो ये आंसर है REG। REG नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। RE नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो गया। B REGNIFYDAL, इसका मतलब C ऑप्शन इज करेक्ट। C आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। और देखिए D में RG आ रहा है, RE, तो इसलिए ये आपका गलत हो गया ऑप्शन। तो कौन सा ऑप्शन सही है 48 का? C ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, जस्ट इनको उल्टा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए भास्कर ने कहा, ठीक है। अतिथियों को आशा का परिचय कराते हुए, अब सबसे पहले अब ध्यान देखिए कि ये भास्कर कह रहा है, ठीक है, कि किसके परिचय कराते हुए? आशा का परिचय कराते हुए, ठीक है। ध्यान से देखना, उसके पिता, इस आशा के जो पिता हैं, ये इनके पिता हैं, ठीक है। आशा के पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं। इनके पिता के ये क्या हैं? इकलौते पुत्र हैं। तो इकलौते पुत्र तो वापिस भास्कर ही हुआ। इसका मतलब ये कौन है? ये कौन है? ये भास्कर ही हो गया। ये कौन हो गया? भास्कर, क्योंकि ये तो स्वयं है। तो भास्कर इसको क्या कह रहा है? वो स्वयं है, ठीक है। आगे ध्यान से देखिए, आशा भास्कर से, भास्कर है जो आशा से क्या कहेगा? अब ध्यान से यहां देखें, जब ये स्वयं भास्कर है और ये आशा इसको पिता कह रही है, तो ये इसकी क्या हो गई? पुत्री हो गई। क्या हो गई भाई? पुत्री हो गई। भास्कर की पुत्री हो गई। यहां से शब्द भी रखें तो ये भी इसको क्या कहेगी? पुत्री ही कहेगा, क्योंकि यहां भी भास्कर है और ये भी भास्कर है, स्वयं है, इसलिए इसका आंसर होगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। संबंधित शब्द चुने। ये कह रहा है पौधा, बीज, ठीक है। बीज से क्या बनता है? पौधा। तो ध्यान से देखिए, बीज से पौधा बनता है, ठीक है। उसी प्रकार अब ये कली, ठीक है, कली से क्या बनता है? फूल बनता है। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो यहां ध्यान रखें, कली से फूल बनता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें, बीज से क्या बनता है? पौधा, और कली से क्या बनेगा भाई? फूल बनेगा। तो यहां फूल आंसर सी ऑप्शन इज करेक्ट है। ओके।